What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिका जो है फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 12 से 35 तक आता है और इसमें हम 12, 13 एंड 14 आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अब हमारा पोर्शन चलेगा वो इससे आगे चलेगा और जिसने भी किसी ने जो पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर भी उसका लिंक बना हुआ आ जाएगा, वहां पर क्लिक कर भी आप लेक्चर देख सकते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट को बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा मोस्ट डिस्कस्ड पार्ट बोला गया था। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया था और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे हमारे राइट्स की बात होती है। तो ये इसलिए नहीं कि हम लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन राइट्स का पता होना चाहिए। नॉर्मली बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमको पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है, जिससे उसका हनन न हो और हम जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। तो फंडामेंटल राइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के लिए भी और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको हम काफी अच्छे से डिस्कस करके चल रहे हैं। जैसे कि हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आज इसका तीसरा लेक्चर है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो आगे देखते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आज कारगिल विक्ट्री डे के बारे में देखते हैं। आज 26 ऑफ जुलाई है, तो 26 ऑफ जुलाई को कारगिल दिवस बनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। तो देखिए ये कारगिल आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कई बार। कारगिल एक जगह का नाम है। पड़ता कहाँ पे है ये? आप लोगों ने नाम सुना होगा लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बनती है। और दूसरा आप लोगों ने सुना होगा LAC भी सुना होगा, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये पड़ती है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के बॉर्डर पर जो पड़ता है वहां पर बहुत ही पास में कारगिल पड़ता है। तो वहां पर ये लड़ाई हुई थी। तो उस टाइम पर जो ये लड़ाई हुई इसमें इंडिया की विक्ट्री हुई और हमने ऑपरेशन विजय चलाया। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ऑपरेशन विजय चलाया और हमारी इसमें जीत हुई। तो इसके बाद में क्या किया जाता है, जो भी शहीद हुए वहां पर हमारे जवान, उनके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है जिससे कि उनको ऑनर दिया जा सके, ठीक है। तो इसमें इस दिन में क्या होता है, ये अमर जवान ज्योति आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और तीनों फोर्स के चीफ जाते हैं जो सैल्यूट करते हैं वहां पर। तो ये इंडिया गेट पर है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा भी होगा जो इंडिया गेट पर विजिट किया होगा नॉर्मली, तो वहां पर बनी होती है जवान ज्योति, यहाँ पर हर टाइम ये जलती रहती है। तो यहाँ पर ये इसी के लिए है, तो यहाँ पर इसको सैल्यूट किया जाता है हमारे जवानों को ऑनर देने के लिए। ओके, तो 26 ऑफ जुलाई आप लोगों को याद रखना है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि हमारे लिए हमारे जवान शहीदों ने अपनी जान देकर, अपने प्राण की आहुति देकर हम लोगों की रक्षा की है। तो कम से कम एक दिन तो कम से कम उनको याद कर ही लिए। पूरे दिन तो हम बिजी रहते हैं अपनी दुनियादारी में, एक दिन तो कम से कम याद करना बनता ही बनता है। तो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के जरा सा 5-7 मिनट के लिए कम से कम याद कर लेना चाहिए। इससे अपने मन को भी शांति मिलती है कम से कम। तो आज का लेक्चर देखते हैं। और ये नहीं है यार सरहद पर जाकर या फिर कहीं पर आप लोग कहीं पर जाकर इसी तरीके से ही मतलब देश की सेवा कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है सेवा करने के लिए। आप लेक्चर सुनते हैं मेरे, तो जितना आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चों को पढ़ा दिया कीजिए। आसपास में जो भी बच्चे हैं जो जिनके पास में पैसे नहीं है, जो ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, जितना आप यहाँ से सुनते हैं दूसरों को बता दिया कीजिए। तो ये भी एक तरीके की सेवा ही है। अपने आसपास पेड़ लगा दीजिए कर दिए। हर बर्थडे पे आप क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं अपने आसपास, तो वो भी सेवा ही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी सरहद पर जाकर ही हम लोग सेवा कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए सेवा करने की। तो आज देखते हैं हम आर्टिकल 15 के बारे में। और देखिए लेक्चर जो है ना, मैं थोड़ा सा उसकी ड्यूरेशन बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मतलब आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं सोच रहा हूँ इसे मिनिमम 30 मिनट का तो रखा जाए, ठीक है ना। 30 से या फिर 35 अगर मतलब थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि फिर बोलने लगते हैं कि सर ज़्यादा लंबा लेक्चर भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैं इस लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ाना चाह रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को जल्दी से कोर्स भी निपट जाए। ओके, तो आर्टिकल 15 के बारे में आज हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला गया कि किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन सर्टेन ग्राउंड। मतलब डिस्क्रिमिनेट होता है सोसाइटी में। आप लोगों ने पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा या फिर आप लोगों ने बहुत सारी बुकें पढ़ी होगी पुरानी जिसमें इंडिपेंडेंस की ड्यूरेशन की बात की जाती है। तो उस टाइम पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बहुत सारे ग्राउंड पर। तो यहाँ पर रिलीजन की बात की जाती है, रेस की बात की जाती है, या फिर कास्ट की बात की जाती है, या फिर सेक्स की बात की जाती है, या फिर कहाँ पर पैदा हुए उसकी बात की जाती है। तो नॉर्मली ये 5 ग्राउंड दिए जाते हैं जिस पर डिस्क्रिमिनेट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि ये 5 ग्राउंड, बिल्कुल ये 5 ग्राउंड ओनली ये नहीं होने चाहिए कि इन्हीं के बेस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाए। मतलब मान लीजिए किसी को रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर दिया, रेस, कास्ट, सेक्स या इसके बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर दिया, तो ये सोल ग्राउंड नहीं हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। दूसरे और ग्राउंड इनके साथ में हो सकते हैं, मतलब ये सेकेंडरी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, पर ये फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का। तो आप लोगों को समझना है, कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है इससे रिलेटेड, तो पूरी क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में लेक्चर सुनने के बाद में।
देखिए दो वर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला तो है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, और एक है ओनली। तो जो ओनली होता है, ये ओनली ही पूरा खेल खेलता है यहाँ पर। इस ओनली के बल पर ही पूरा आर्टिकल यहाँ पर डिपेंड रहता है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो आप लोग समझ ही गए कि किसी को किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, मतलब भेदभाव नहीं करना है। जब ओनली की बात आती है तो ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली का मतलब यहां पर यह बोला गया है कि जो ये 5 ग्राउंड है, इन 5 ग्राउंड पर आप लोगों को ओनली इन 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। इसके साथ में अगर कोई अलग छठा ग्राउंड जुड़ जाए तो ये सेकेंडरी पार्ट हो सकते हैं वहां पर। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेके बाकायदा समझाऊंगा इसको, तब आप लोगों को ढंग से माइंड में क्लियरिटी आएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आर्मी का। आर्मी में हमने अब आज तक देखा, आर्मी में क्या कहीं पर भी डिफेंस में देख सकते हैं आप, मैक्सिमम डिफेंस फोर्स की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर नॉर्मली जो मेल होते हैं, जो मैन होते हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू वुमेन, ठीक है ना। फीमेल की कंपेयर में मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। पर लेकिन जो प्रेफरेंस दिया जाता है, ये प्रेफरेंस यहां पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जो यहां पर, तो ये डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के बेस पर नहीं किया जाता है कि सेक्स के बेस पर मतलब कि मेल है या फीमेल है, उसके बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। डिस्क्रिमिनेट किस बेस पे किया जाता है? यहां पर देखिए आर्मी हो गया, नेवी हो गया या एयरफोर्स हो गया, एक मस्कुलन बॉडी चाहिए, मतलब यहां पर रनिंग करनी पड़ती है, एक ज्यादा बोझ उठा सके, जिससे तेज दौड़ सके, कोई भी सिचुएशन में लंबे समय तक रातों को ड्यूटी कर सके, तो उसके लिए एक मस्कुलन बॉडी देखी जाती है, बहुत सारा वेट उठाकर लंबे समय तक दौड़ सके। तो जो ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया प्रेफरेंस किया जाता है यहां पर कि मस्कुलन बॉडी चाहिए, क्योंकि वहां पे फाइट भी करनी पड़ती है कई बार बॉर्डर पर, ठीक है। तो इसलिए मस्कुलन बॉडी चाहिए, और मस्कुलन बॉडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो फीमेल को थोड़ा सा हल्का सा, मतलब देखिए ये आर्टिकल के एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ये मैं इसको गलत डायरेक्शन में आप लोगों को नहीं देखना है, ठीक है, उस तरीके से नहीं देखना है कि मतलब आप लोग सोचने लगे कि फीमेल को डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं। ये ओनली एक एग्जाम्पल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल कई बार न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, और ये मेरा एग्जाम्पल नहीं है, मैंने भी न्यूज़पेपर से ही उठाया है ये, ठीक है। तो वहां पर जो डिस्कशन किया गया था उस टाइम पे, तो बताया गया था कि जो मेन ग्राउंड होता है अगर उसको देखा जाए तो क्या निकल के आता है, मस्कुलिन बॉडी निकल के आती है। तो मस्कुलिन बॉडी तो एक प्रॉपर ग्राउंड हो गया। सेकेंडरी ग्राउंड क्या हो गया? मस्कुलिन बॉडी को हमको डिफाइन कैसे करना है, डिफाइन कैसे करेंगे कि ये मस्कुलिन बॉडी है और ये मस्कुलिन बॉडी नहीं है, तो वो फिर हम सेक्स के बेस पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फीमेल हो गई तो उसकी मस्कुलिन बॉडी नहीं होती है ज्यादा, और मेल हो गया तो मस्कुलिन बॉडी होती है। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल मत देने लगना कि देखिए कुछ तो होता ही है, जिस तरीके से कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनकी मस्कुलिन बॉडी नहीं होती है ज़्यादा, और कुछ लड़कियां भी होती हैं, अगर जितनी पहलवान है उनका नाम लिया जाए तो उनकी मस्कुलिन बॉडी है। तो वो कुछ केस होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल जर्नलाइज फॉर्म की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राउंड क्या हो गया यहाँ पे? फर्स्ट ग्राउंड हो गया मस्कुलिन बॉडी, और सेकंड ग्राउंड हो गया यहाँ पर सेक्स। सेक्स के बेस पर डिफाइन किया जाएगा कि मस्कुलिन है या मस्कुलिन बॉडी नहीं है। तो इस तरीके से सेकेंडरी ग्राउंड हो सकता है ये, पर प्राइमरी ग्राउंड नहीं हो सकता है डिस्क्रिमिनेट करने का। हालांकि ये आज की डेट में ये चीजें साइड में रखी जा रही है, आर्मी में भी देखा जाए, बस ये मैंने एग्जाम्पल लिया आप लोगों को समझाने के लिए, ओके। इसके अलावा अगर आगे चला जाए तो कहीं पर भी मान लीजिए रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, या फिर कोई भी किसी भी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या रिजॉर्ट हो गया, कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ना तो स्टेट के द्वारा ना प्राइवेट अथॉरिटी के द्वारा, किसी के भी द्वारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आर्टिकल में बोली गई है। तो ये आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये ओनली ग्राउंड नहीं होना है, सेकेंडरी ग्राउंड ये हो सकता है, सेकेंडरी सपोर्टिव ग्राउंड ये हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का। अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर देखा जाए कि किसी भी वुमेन को, ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, किसी भी वुमेन को क्या नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता आफ्टर 10 और बिफोर 6 AM इन द मॉर्निंग, आफ्टर 10 PM इवनिंग और बिफोर 6 AM इन द मॉर्निंग। तो इसके बीच में किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इस तरीके के भी डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से सेक्स के बेस पर हो गया, ठीक है। तो कई तरीके की आती है, मतलब वैसे तो कहने के लिए सेक्स के बेस पे हो गया, पर लेकिन क्या माना जाता है कि वुमेन जो है वनरेबलिटी की तरह देखा जाता है सोसाइटी में, मतलब उनके साथ में जिस तरीके के अत्याचार होते हैं आज की डेट में सोसाइटी में, तो वनरेबल मान लिया गया है। वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, या फिर बुजुर्ग हो गए, तो उनको उस वनरेबिलिटी से बचाने के लिए हमने इसका सहारा लिया है, डिस्क्रिमिनेशन का सहारा लिया है। तो वनरेबिलिटी इशू है, ना कि सेक्स इशू है, सेक्स यहां पर सेकेंडरी इशू है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राउंड हो सकते हैं, पर ये सेकेंडरी ग्राउंड होंगे, ये प्राइमरी ग्राउंड नहीं होंगे। आई होप कि आपको माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी इससे रिलेटेड। आइए अब आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो कई सारे एक्सेप्शन और निकल के आते हैं। यहां पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जो अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें यहां पर, तो यहां पर क्या बोला गया है कि इनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। जिस तरीके से वुमेन की और चिल्ड्रन की मैंने बात की अभी, तो इनको प्रेफरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात करते हैं वुमेन के लिए लोकल बॉडीज में, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इनको कम से कम इनका अधिकार दिलाने के लिए वहां तक पहुंचाया जा रहा है।
फ्री एजुकेशन की बात करते हैं बच्चों के लिए, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बच्चों को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माना जाता है, इसको इक्विवेलेंसी में लाने के लिए इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जब भी रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर सोसाइटी की और इकोनॉमिकली बैकवर्ड की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सोसाइटी नहीं, एजुकेशनली, सॉरी इकोनॉमिकली नहीं, एजुकेशनली। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी की बात आती है उसको कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमने इकोनॉमी की बात कर ली ना तो इकोनॉमी एक कंपैरेटिवली टर्म हो जाती है। मतलब आज की डेट में मान लीजिए आज की डेट में एक आदमी अमीर है, कल को चल के उससे भी ज्यादा कोई अमीर हो गया, परसों चल के उससे और ज्यादा कोई अमीर हो गया, तो एक कंपैरेटिव डिग्री है। मान लीजिए एक के पास में आज की डेट में मारुति 800 है, एक के पास में मर्सिडीज है, तो इसके कंपेयर में तो ये गरीब हो गया ना, ठीक है। और मान लीजिए इसके पास में मर्सिडीज है, तीसरे के पास में प्लेन है, जेट है खुद का पर्सनल, तो इसके कंपेयर में क्या हो गया, गरीब हो गया। तो ये कंपैरेटिवली चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये लंबे समय तक चलती रहेगी, तो इसलिए क्या किया, वहां पर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो था वो हटा दिया, जो कॉन्सेप्ट रखा वो रखा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। तो इस वाले एरिया में वर्क करना है। इसी के लिए आप लोगों ने देखा होगा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को पब्लिक जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी को, तो क्या किया गया 93rd अमेंडमेंट के तहत 2005 में जैसे माइनॉरिटी को ऐड किया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो इस तरीके से इसको डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट में नहीं आता है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन की बात होती है, 27% रिजर्वेशन देते हैं ओबीसी को, ठीक है। कहां कहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है, आईआईटीज में भी दिया जाता है, आईएमएम्स में भी दिया जाता है। तो इस तरीके से सब जगह रिजर्वेशन की पॉलिसी आती है। तो सोसाइटी का कुछ ऐसा पार्ट जो पीछे छूट गया है उसको अपने साथ में लाने के लिए इस तरीके की रिजर्वेशन की पॉलिसी दी गई है। पर लेकिन देखिए जो रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया था पार्लियामेंट में, तो वहां पर बोला गया था कि लगभग 10 से 15 सालों के अंदर अंदर आपको इसको खत्म कर देना है। पर लेकिन अब रिजर्वेशन बन गया वोट बैंक। अब वोट बैंक की बात आ गई है, जब भी इसको कोई हटाने की बात करता है ना तो ये दिखता है वोट गई सारी। तो अब इसको उस तरीके से देखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में प्रोटेस्ट होता रहता है, हरियाणा में प्रोटेस्ट होता है, यूपी में प्रोटेस्ट होता रहता है कई तरीके के रिजर्वेशन को लेकर। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो यहां पर देखिए रिजर्वेशन की पॉलिसी इस तरीके से चलती रहती है। तो ये नॉर्मली जब डिसाइड किया गया था ये ओनली अपलिफ्टमेंट करने के लिए सोसाइटी का यूज किया गया था इस रिजर्वेशन का। पर लेकिन आज की डेट में ये वोट बैंक बनाने के लिए पॉलिटिशियन इसको यूज कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, और इसको फॉरवर्ड ही करते जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ इसके बाद में 2008 में सुप्रीम कोर्ट के पास में केस गया, तो वहां पर देखा गया तो उसने क्या कर दिया, दोनों को अपहेल्ड कर दिया, ठीक है। जो अमेंडमेंट था, जो 93rd अमेंडमेंट की बात कर रहा था मैं, और ओबीसी के लिए जो कोटा था, दोनों की बात कर दी। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ साथ में डायरेक्ट भी किया। ये दोनों पीछे मैंने अभी डिस्कस किया ना, ये देखिए यहाँ पे 27% रिजर्वेशन की बात कर रही थी और 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट निकल के आया था, तो इनकी बात की जा रही है यहाँ पर। अगर इसको देखा जाए आगे हम लोग अच्छे से देखें तो यहाँ पर एक बात और निकल के आती है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या डायरेक्ट किया? डायरेक्ट ये किया कि देखिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आए। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, खासकर ओबीसी वाले जो सेक्शन के बंदे हैं वो काफी परेशान रहते हैं इससे, किया ये क्रीमी लेयर है क्या। तो आज आपके माइंड में क्रीमी लेयर के लिए भी कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? मान लीजिए ओबीसी सेक्शन है पूरा, मान लीजिए क्या है, ओबीसी हो गया एक साइड में हो गया एससी एसटी ले लीजिए आप, ठीक है। तो ओबीसी में अगर देखा जाए थोड़ा सा इसको अपर बैकवर्ड माना जाता है एज कंपेयर टू एससी एसटी। तो यहां पर देखिए ये तो है नहीं कि सब बैकवर्ड ही होंगे, यहाँ पे बहुत से ऐसे भी होंगे जिनका अच्छा खासा जमीन होगी या फिर अच्छा खासा लेवल होगा उनका, कहने का मतलब ये, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छा खासा घर होगा, अच्छा खासा लेवल होगा, ए ग्रेड जॉब होगी, या फिर और भी कोई डॉक्टर इंजीनियर इस तरीके के होंगे। तो इनको रिजर्वेशन की जरूरत क्या है? रिजर्वेशन तो अपलिफ्टमेंट के लिए किया गया ना। तो इसको क्रीमी लेयर बोलते हैं, जो इस वाले सेक्शन में आते हैं जिनका अच्छा खासा जुगाड़ है, ठीक है ना। तो वर्ड जुगाड़ यूज करूंगा मैं, जिनका अच्छा खासा जुगाड़ है तो उनको क्या किया जाएगा, उनको क्रीमी लेयर में ला दिया गया, मतलब वो एडवांस सेक्शन है, उसको रिजर्वेशन से हटा दिया जाए। अब रिजर्वेशन से इसको हटाने की तो बात आ गई, पर हटाएंगे कैसे, ये बात आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप डिसाइड करो कि इसको हटाना कैसे है, ठीक है। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया कि जैसे जैसे जो सेक्शन आगे इंप्रूव होता चाहे जिसका लेवल, उसको क्रीमी लेयर में लाओ और उसको रिजर्वेशन से बाहर रखो। तो उसमें किस किस को लेके आया है? तो उसमें देखिए जिस तरीके से पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई, जैसे कई सारी प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जज हो गए, या फिर जज हो गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूपीएससी ले लीजिए, मतलब ये स्टेट सर्विस कमीशन ले लीजिए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप लोग ले सकते हैं, ये सारी ए ग्रेड पोस्ट आप लोग बोल सकते हैं, ग्रुप ए ग्रेड की पोस्ट या फिर बे ग्रेड की पोस्ट भी अच्छे लेवल की जो होती है, ऑल इंडिया लेवल की। सेंट्रल सर्विस, बैंक में, पीएसयू में जो पोस्ट है, या फिर प्राइवेट में भी इनके इक्विवेलेंट जो पोस्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आर्मी में भी आप लोग देख सकते हैं, कर्नल की पोस्ट जो होती है,
या फिर एयरफोर्स में, नेवी में भी इस तरीके की पोस्ट होती है, डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर इस तरीके से। तो ये पोस्ट ऐसी हैं जो कि एक अच्छे लेवल की पोस्ट मानी जाती है। इस तरीके से अगर किसी को जॉब मिली है तो ये माना जाता है कि उसके बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये खुद ही अपना एक ऊंचे लेवल पर जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बात मानी जाती है। अब आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी घूम फिर के कि ये कॉन्सेप्ट हमने इन पर ही क्यों लगाया, ओबीसी पर, ये SC ST पर क्यों नहीं लगाया, SC ST को बाहर क्यों छोड़ दिया गया। देखिए SC ST को बाहर इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि जितनी भी सीट अगर हम निकाल के लेके आते हैं, आज मान लीजिए 100 सीट आई है, ठीक है ना, 100 सीट आई है मान लीजिए यूपीएससी में, और 100 सीट में से 50 सीट तो हो गई जनरल की, ठीक है, और 25 सीट हो गई ओबीसी की, और 25 सीट हो गई SC ST की। 25 सीट का 35 सीट ओबीसी की लगा लीजिए, और 35 सीट इसकी लगा लीजिए, और 15 सीट लगा लीजिए यहाँ पर SC ST की। तो यहाँ पर ये 15 सीट जो है ना, ये भी फुल नहीं हो पाती है, ये भी खाली पड़ी रहती है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये माना जाता है। कई बार इसमें इसका क्रिटिसाइज भी होता है, अलग क्रिटिसिज्म भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा टीना डाबी के केस में, ठीक है ना, टीना डाबी के केस में ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी उभर कर आई थी, और न्यूज़पेपर में डिस्कशन भी आ रहा था उस टाइम पे कई बार कि देखिए उनकी फर्स्ट रैंक आई है और उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है, और जबकि उनकी मम्मी और पापा दोनों को देखा जाए तो वो IES ऑफिसर है। तो लेकिन फिर बात क्या निकल के आती है, फिर बात ये निकल के आती है कि देखिए वहां पर जो पोस्ट रहती है ना, मान लीजिए 15 पोस्ट है अगर 100 में से, तो ये 15 पोस्ट भी उस सोसाइटी के द्वारा नहीं भरी जाती है। ठीक है, ये 15 पोस्ट भी यहाँ पर खाली पड़ी रहती हैं। तो इसलिए इनको क्या माना गया कि ये 15 पोस्ट भी जब अभी नहीं, ये भी नहीं भरी जा रही हैं, तो इतने ज़्यादा बैकवर्ड है, तो कम से कम इनको मेंटेन रखा जाए। पर ओबीसी में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे लेवल की कास्ट भी आ जाती है वहाँ पर, जिनका अच्छा खासा लेवल है, तो वहाँ पर ये काफ़ी ऑफिसर इस टाइप के मिल जाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए उनको साइड में करने की बात की गई। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए अगर पॉलिटिशियन को देखा जाए ना, तो पॉलिटिशियन हमेशा क्या करेंगे, वो तो इसको मेंटेन रखना चाहेंगे हमेशा, क्योंकि उनका तो वोट बैंक मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट किया, एक ऐसा रास्ता दिया कि आप इसको बढ़ाते ना जाए, इसको कम भी करना है, वरना पॉलिटिशियन का अगर बस चले यहाँ पर तो वो सबको रिजर्वेशन दे डाले, उनको तो बस वोट चाहिए। तो यहाँ पर बात क्या आती है निकल के, यहाँ पर ये बात आती है निकल के कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया, एक ऐसी डायरेक्शन दी कि वो समझ सकें कि मतलब इसको घटाना भी है, इसको आगे चल के बढ़ाना नहीं है, इसको कंट्रोल करना है। तो इसलिए अगर आने वाले टाइम में SC ST पर इस तरीके का दिखता है कि उनका लेवल भी अच्छा डेवलप हो चुका है, तो आने वाले टाइम पर वहां पर भी इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पर अभी ओबीसी पर ही इसको इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, तो इसके अलावा और क्या क्या दे रखे हैं, 2-3 और दे रखे हैं। ट्रेड और बिजनेस वगैरह अगर कोई करता है, या फिर एग्रीकल्चर में भी अगर किसी की जो इनकम है वो अच्छी खासी है, उसके पास में अच्छी खासी बिल्डिंग है, कहीं एरिया में, अर्बन एरिया में उसके पास जमीन है, किसी के पास अच्छी खासी, तो इस तरीके से ये माना जाता है यहाँ पर। देखिए इसकी लिमिट बार बार कुछ समय पहले तक 4.5 लाख थी, ये किस तरीके से डिसाइड करेंगे। अब देखिए 1993 तक जो लैख थी, ये जो ये लिमिट थी वो 1 लाख दी गई थी, ठीक है ना। इसके बाद में इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 2.5 लाख कर दिया 2004 में, और फिर 4.5 लाख कर दिया 2008 में, और फिर 6 लाख कर दिया 2013 में। तो इस तरीके से ये एनुअल इनकम है। अगर किसी की इसके अंडर में इनकम है तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, अगर इसके बाहर इनकम जा रही है किसी की तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा और उसको रिजर्वेशन से बाहर रख दिया जाएगा। ये इसका फंडा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से कभी कोई आर्टिकल आएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग वीडियो को फिर से एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट की आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पीछे का भी आप लोगों को रिवीजन करके चलना है। आप लोग क्वेश्चन बताइए कि देखिए हमने सिटीजनशिप हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक आता है वो, ठीक है। उसको एक बार उसको अच्छे से एक बार रिवीजन करिएगा, और ये बताइए किस पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और आंसर बहुत कम दे रहे हैं यार आप लोग, मतलब चाह क्या रहे हैं। फिर वही बात आती है निकल के, यार आप लोग जितना डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे तो फिर मेरा भी डेडिकेशन इसी तरीके का होने लगेगा आप लोगों की तरह। मैं भी रैंडम वीडियो फिर अपलोड करने लगूंगा, आधी बार करूंगा आधी बार नहीं करूंगा। अब मैं डेडिकेटेड हूँ, टाइम टू टाइम आप लोगों को डेली वीडियो मिलती है, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया है। तो आप लोगों की इतनी जो ड्यूटी बनती है ना कम से कम की आंसर दे नीचे क्वेश्चनों के, ठीक है। तो कम से कम लाइक करें वीडियो को, अगर डिसलाइक करें वीडियो को कम से कम, अगर पसंद नहीं आ रही है वीडियो, ताकि मुझे पता भी चलता रहे कि कहाँ कहाँ पे इंप्रूव करना है। तो पार्टिसिपेट कीजिए यार आप लोग, कम से कम इतना तो कम से कम बनता ही आप लोगों की साइड से। आगे क्या आ गया यहाँ पर, आगे आ गया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करते हैं, यहाँ पर डिस्कशन में आता है आर्टिकल 16। तो देखिए ये मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कभी भी कोई डाउट न रहे, इसलिए अच्छे से एग्जांपल देकर भी चल रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, ऊपर ऊपर से बताना है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, फिर मैं आप लोगों के हिसाब से चलूंगा। देखिए मैंने पहले भी बोला था, जिस तरीके का आप रेस्पॉन्स देंगे उसी तरीके का मैं रेस्पॉन्स दूंगा। मेरा रिमोट आप लोगों के हाथ में है, तो जैसा चाहें आप लोग मुझसे
उसी तरीके का डिस्कशन करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही चल रहा हूं तो बताइए, अगर कुछ चेंज चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बात की जाती है, देखिए जब आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आती है पब्लिक इंप्लॉयमेंट में। तो जब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आती है, सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि इस तरीके के आर्टिकल जो होते हैं वो ओनली इंडियन सिटीजन के लिए हैं, बाहर वालों के लिए कभी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंप्लॉयमेंट की बात होती है और इंप्लॉयमेंट तो अपने वालों को ही दे लें, वही काफ़ी है, बाहर वालों को तो तब देंगे। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है रिलीजन के बेस पे, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, या फिर डिसेंट के, बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के। तो इन सब चीज़ों के बेस पर यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, पर लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पर। एक्सेप्शन देखिए, यहाँ पर एक्सेप्शन मैं आगे बताऊंगा, पहले आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो थोड़ी तो वहाँ पे मुल्क रूल के बारे में सुना होगा, MULK, मुल्क रूल। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने क्या किया था, जो 3rd और 4th क्लास की जितनी भी जॉब है वो लोकल रेजिडेंट के लिए फिक्स कर दी थी। मतलब कोई भी दूसरा लोकल रेजिडेंस अगर है उन्हीं को वो वाली जॉब दी जाएगी, किसी बाहर वाले को वो जॉब नहीं दी जाएगी, उस एरिया का जो लोकल रेजिडेंट है उन्हीं को जॉब मिलेगी। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया था, हालांकि बाद में उसको हटा दिया गया। तो एक छोटे लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से किया जा सकता है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाकर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ठीक है, जिस तरीके से कि वुमेन के लिए इतनी वैकेंसी सेव कर दी जाए कहीं पर। इसी तरीके से क्या स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, और लॉ भी बनाया जा सकता है जिस तरीके से मान लीजिए कोई रिलीजियस बॉडी है, रिलीजियस बॉडी में अगर किसी को गवर्निंग बॉडी है रिलीजियस, तो वहां कोई उसी कम्युनिटी का बंदा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम की रिलीजियस बॉडी है वहां पे हिंदू को बैठा दो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इतना तो कम से कम डिस्क्रिमिनेट किया ही जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, देखिए कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन अलाउ होता है जिससे कि एक हार्मनी बनी रहे। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है कि उसके एरिया में जितने भी बैकवर्ड सेक्शन है, बैकवर्ड क्लास है, उनका रिप्रेजेंटेशन फिक्स कर दिया जाए कि इतनों को लेना ही लेना है, कि इतने सेक्शन पे यही आएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा होगा, तमिलनाडु का एग्जाम्पल कई बार न्यूज में रहता है, जो 50% रिजर्वेशन की लिमिट तय की गई है तमिलनाडु में, उससे भी ऊपर पहुंच गया था। अब कैसे पहुंच गया था वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। आप लोग आगे देखिए कितना अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आएगा, वहां पे आप लोगों की समझ में आएगा कि ऐसा भी किया जा सकता है। देखिए हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है, लूप होल ढूंढने के चक्कर में रहती है, और लूप होल वो ढूंढ ही लेते हैं। तो लूप होल का कई बार नेगेटिव यूज किया जाता है, अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं मंडल कमीशन, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंडल कमंडल आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो मंडल कमीशन की जब बात करते हैं तो यहां पर क्या आता है, ये ओबीसी के रिजर्वेशन की बात निकल के आती है। तो मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया, इनका नाम था बीपी मंडल, ठीक है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो आर्टिकल 340 के अंदर अगर देखा जाए तो इस तरीके की बात की जाती है कि आप लोगों को ये देखना है कि कितने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया है, मतलब आप लोगों को वो सर्च करना है। ये मंडल कमंडल को काम दिया गया, मतलब मंडल कमीशन को काम दिया गया, ठीक है ना। तो इनको मेजर करना था कि कितने हैं, उनको ढूंढ के लेके आओ। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1980 में। तो इन्होंने बताया कि 3743 कास्ट ऐसी हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, और नियरली अगर इसको देखा जाए तो 52% पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये तो एक्सक्लूड कर दिया जाए किसको, SC और ST को इससे। तो इसके बाद में इतना निकल के आया। तो फिर कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि क्या किया जाए कि 27% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया जाए। पर ये 20% रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन की बात की जाए, देखिए क्या निकल के आता है कि टोटल रिजर्वेशन जो होता है SC ST या OBC को लगा लिया जाए तो टोटल रिजर्वेशन 50% होना है, उससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाना है। मतलब कहीं पर अगर 100 सीट निकली हुई है किसी एग्जाम में तो 50% सीट आप रिजर्व कर सकते हैं, ओनली 50% से सीट ज्यादा आप रिजर्व नहीं कर सकते हैं, ये बोला गया। मतलब ये कमीशन की रिकमेंडेशन दी गई। फिर क्या किया, VP सिंह की गवर्नमेंट आई 90s में, तो उन्होंने क्या किया, ये इसको डिक्लेयर कर दिया 27% रिजर्वेशन, ठीक है ना। इनकी गवर्नमेंट आते 27% रिजर्वेशन वो कर दिया, और इनकी गवर्नमेंट उसी के चक्कर में चल बसी। मतलब उनकी गवर्नमेंट जब ही आई और फिर उसके बाद में कभी इनकी गवर्नमेंट नहीं आई। तो रिजर्वेशन इतना खतरनाक माना जाता है हमारी सोसाइटी में, जिसके ऊपर जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट फिर कभी आई नहीं। इसके बाद में क्या हुआ, 1991 में नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई। तो उन्होंने दो काफ़ी अच्छे चेंज किए इसमें। वो चेंज क्या थे, वो चेंज ये थे कि एक तो प्रेफरेंस दिया उन्होंने, 27% जो रिजर्वेशन का ये रखा गया ना ओबीसी के लिए, इन्होंने बोला कि पुअर सेक्शन जो ओबीसी में है उसको प्रेफरेंस दिया जाए, ठीक है। पहली तो ये बात बोली इन्होंने। दूसरी बात क्या बोली कि रिजर्वेशन जो 10% जॉब रिजर्वेशन है वो पुअर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिक की बात आ गई। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, वहां पे क्या बात कर रहे हैं हम अब तक, सोशली और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक की भी बात इन्होंने डाल दी। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर हायर कास्ट में कोई है तो उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स नजर आ रही है यहाँ पर पीछे पीछे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो गया फिर, तो इस तरीके की बात बोली गई। तो मतलब इन्होंने सोचा कि देखिए एक साइड में तो ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया, जो नीचे वाला सेक्शन है उसको भी दे दिया, अब अपर कास्ट को भी थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाए, तो रिजर्वेशन को और ज्यादा बढ़ाने की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन ये इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि ऐसी बात जब भी कभी आती है तो फिर बात कहाँ पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट में। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो मुझे लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन पता नहीं क्या क्या कर जाएं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट है, इनको बार बार बताते रहते हैं कि भाई साहब अपनी औकात में रहो, उससे बाहर नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो मंडल केस गया 1992 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर बात निकल के आई, क्या बात निकल के आई कि देखिए जो प्रोविजन रखा गया था वहां पर उसको उन्होंने चेक किया अच्छे से कि किस तरीके से ये सही है, जो आर्टिकल 16 के अंदर 4 क्लॉज के अंदर आता है उसको इन्होंने चेक किया। तो कोर्ट ने क्या किया, जो इन्होंने रखा था, जो एडिशनल 10% रिजर्वेशन रखा था पुअर सेक्शन ऑफ हायर क्लास, ये कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि यहां पर देखिए पुअर सेक्शन अगर इकोनॉमिक वाला एंगल आप ऐड कर देंगे ना, ये परमानेंट हो जाएगा, कभी भी इसको आप घटा ही नहीं सकते हैं। तो इकोनॉमिक वाला एंगल तो यहां पे आना ही नहीं है, पहले से ये बात की जा चुकी है। इसके आगे क्या बोला गया, इसके आगे कई सारी बात और बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आगे और गाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें क्या क्या गाइडेंस में क्या क्या बोला कि देखिए आप लोगों ने क्या करना है, एडवांस सेक्शन ओबीसी का जो क्रीमी लेयर की मैं बात कर रहा हूं उसको एक्सक्लूड करना है रिजर्वेशन की, ठीक है ना। बेनिफिशियरी को ढंग से आप लोगों को काउंट करना है। इसके बाद में ये बात बोली, मतलब बेनिफिशियरी जिसको देना चाहिए रिजर्वेशन उसी को देना है, ये नहीं कि जो रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है उसको भी दे रहे हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन, फिर प्रमोशन की बात आई। प्रमोशन में अगर रिजर्वेशन देने की बात की जाए तो उसको भी साइड में रखना है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देना है, ओनली अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन देना है। देखिए ये तो आप लोगों ने यूपी में केस भी चल रहा था, मायावती जी ने ऐसा कुछ कर दिया था, वहां पे बोला था कि जितना भी बैकवर्ड सेक्शन है प्रमोशन उनको ज्यादा दिया जाए एज कंपेयर टू जो जर्नल या फिर दूसरा सेक्शन है, ठीक है। मतलब इनिशियली तो अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन है, यही है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन घुसाने की बात कर रहे थे। ये पॉलिटिशियन इस तरीके के स्टेप तब लेते हैं जब इनको दिखता रहता है कि आप जीतेंगे नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि ओबीसी के रिजर्वेशन की जब बात आती है या फिर किसी भी रिजर्वेशन की जब बात आती है, जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के कुछ दिन पहले इनको ये बातें याद आती हैं। आप लोग भी कुछ थोड़ा सोच समझा कीजिए, कभी भी ये ऐसी बात ऐसी नहीं होती, तब शांति की बात हो, गवर्नमेंट बन के आई उसने बात कर दी रिजर्वेशन की, कभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये हमेशा उस टाइम पे मिलेगा जब इलेक्शन आ रहे हो, वोटर को लुभाने के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या बोला कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाना है किसी भी हालत में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और कैरी फॉरवर्ड रूल भी दिया इन्होंने। मतलब देखिए जिस तरीके से मैंने बताया था, मान लीजिए 15 वैकेंसी एससी की है या एसटी की है, तो उनको भरा नहीं जाना चाहिए, उनको आगे फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। पर लेकिन फॉरवर्ड करने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, 50% रूल को भी इंप्लीमेंट करके चलना है, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला कि परमानेंट स्टैच्यूटरी बॉडी बनानी है आप लोगों को। स्टैच्यूटरी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा पास करके बनाई जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो वो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी आप लोगों को बनानी है एग्जामाइन करने के लिए कि किस तरीके से किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है ओबीसी की लिस्ट से। तो ये भी आप लोगों का काम है, ये भी आप लोगों को देखना है। तो ये सारी गाइडेंस सुप्रीम कोर्ट ने दी इनको कि आप लोगों को ये देखना है और इसको आप लोगों को हैंडल करके चलना है। यहां तक तो बात सही थी। अब आ गया गवर्नमेंट का काम। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी रूलिंग दे दी, अब गवर्नमेंट अपने रंग दिखाएगी। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद में क्या किया, उन्होंने अपना अपना काम दिखाना स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रामनंदन कमेटी सेट की 1993 में। आइडेंटिफाई करने के लिए क्रीमी लेयर कितनी है उसको आइडेंटिफाई करो ओबीसी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में क्या किया इन्होंने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टैब्लिश किया। ये क्वेश्चन कई बार आता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को स्टैब्लिश किया गया 1993 में, ओके। यही करने के लिए किसको एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है ओबीसी की लिस्ट में, तो ये कमीशन का ही काम है। आप लोगों ने देखा होगा जब 2014 में जब इलेक्शन थे उससे थोड़े से पहले ही कांग्रेस ने जाट को रिजर्वेशन दे दिया, तो सारे जाटों को उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया। पर लेकिन फिर पूछा गया किससे, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नेशनल कमीशन बैकवर्ड से कि क्या ये सही रिजर्वेशन है, तो उसने मना कर दिया, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उसको रिजर्वेशन को। तो इसलिए जो पावर दे रखी है वो नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस को दे रखी है कि किसको एक्सक्लूड करना है और किसको इंक्लूड करना है रिजर्वेशन की लिस्ट में, ठीक है ना। तो ये इनके हाथ में पावर है। तो उन्होंने बोला कि ये जरूरत नहीं है रिजर्वेशन देने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, ओके। इसके बाद में क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नलिफाई कर दिया। अभी देखा था हम लोगों ने क्या किया था कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होना चाहिए, पर इन्होंने क्या किया, 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1995 में, ऐड कर दिया एक न्यू प्रोविजन आर्टिकल 16 में। क्या किया, स्टेट को एम्पावर कर दिया, स्टेट को एम्पावर कर दिया कि रिजर्वेशन प्रमोशन में दे सकता है अगर वो चाहता है कि एससी और एसटी का कोई सेक्शन ऐसा है जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसकी स्टेट सर्विसेज में, तो वहां पर रिजर्वेशन दे सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने अमेंडमेंट के तहत ऐड किया। 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट निकल के आया, फिर इसके मतलब सीनियरिटी के बेस पे भी कई सारी बात निकल के आई। मतलब देखिए ये गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दी उसको फिर अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जब 85th अमेंडमेंट निकल के आया, जब ये रिजर्वेशन प्रमोशन की, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, मतलब पुराने टाइम से पास कब हो रहा है 2001 में, और इंप्लीमेंट करने की बात कब से चल रही है 1995 से, मतलब उस टाइम पे भी अगर किसी को जॉब मिले तो उनको भी प्रमोशन किया जाए अच्छे से। और दूसरी बात इन्होंने क्या की, देखिए बैकलॉग ऑफ द वैकेंसी की बात चल रही थी कि 15 सीटें अगर नहीं भरी जा रही है तो उनका क्या करे जाना है। तो 81st अमेंडमेंट निकल के आया यहाँ पर 2000 में, इसने न्यू प्रोविजन ऐड कर दिया। न्यू प्रोविजन ऐड क्या कर दिया गया कि जो ये नई जो जितनी भी यहाँ पर वैकेंसी भरी नहीं जा रही थी, इनको एक अलग कैटेगरी बना दी, सेपरेट क्लास बना दी इसकी, ठीक है ना, सेपरेट क्लास बना दी, और आने वाले टाइम में उसको भरा जाएगा। ये इन्होंने अलग रख दी, इसको उठा के क्यों रखी वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी अभी। इससे क्या हो गया, इससे ये बात आई सामने निकल के कि अगर देखिए मान लीजिए 15 सीटें थी, बात की गई थी 50% रिजर्वेशन की, ठीक है। तो मान लीजिए आज की डेट में 100 वैकेंसी निकली, एग्जांपल से समझाता हूं, 100 वैकेंसीज में क्या हो गया, 100 वैकेंसीज में 50% सीटें हो गई जनरल की, ठीक है, 35 हो गई ओबीसी की, और 15 किसकी हो गई, SC ST के लिए हो गई। ये रिजर्व है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये साल है 2017, तो 2017 में ये वैकेंसी निकल के आई। अब यहाँ पर ये वैकेंसी ये सारी भर गई, ये सारी भर गई, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 5 वैकेंसी भरी, 10 खाली रह गई, ओके। और फिर अगले साल फिर 100 वैकेंसी निकल के आई, ठीक है। तो 100 वैकेंसी में फिर 50% रिजर्वेशन की बात आएगी। तो जब 50% रिजर्वेशन की बात यहाँ पर आएगी, तो जो ये नई वैकेंसी बच गई थी पुरानी, इनको यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। ये क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये 50% उसी ईयर के लिए है, इनको एक्स्ट्रा अलग से क्लास बना दी गई है। तो इसका मतलब तो रिजर्वेशन और भी ज्यादा हो गया यहाँ पर। तो ये फंडा इनके द्वारा खेला गया, ठीक है। तो मान लीजिए जो इस साल में जो वैकेंसी निकली है उसमें जितनी सीटें हैं उसमें इनको एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा, और वो रिजर्वेशन के अंडर में नहीं आएगी, 50% प्लस में होगा। ये 50% तो दिया गया ऑलरेडी, प्लस में 10 सीटें जो ये बची हैं ये अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये बात बोली गई, तो इसको इंप्लीमेंट किया गया, और इसी के इंप्लीमेंटेशन से हम लोगों को देखना पड़ा 76 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, आप लोगों ने तमिलनाडु में 69% तक रिजर्वेशन पहुंच गया था इस तरीके की हरकतों की वजह से, ठीक है। और फिर क्या किया, 76 अमेंडमेंट भी लेके आए। देखिए एक 9th शेड्यूल है, उसमें क्या करते हैं, अगर कुछ अमेंडमेंट करने के बाद में उसमें डाल देते हैं जो जुडिशियल रिव्यू से बच जाता है वो, ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए भी यही बात की गई कि रिजर्व ये अमेंडमेंट लेके आए और वहां पे उसको रख दिया, जिससे कि वो आराम से अपना 50% से ऊपर रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सके। तो इस तरीके की हरकत हमारी गवर्नमेंट करती है, बार बार इस तरीके की बातें निकल कर आती हैं। तो ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। तो ये कई हरकतें की जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। देखिए अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और ड्यूरेशन बढ़ जाए, 30 से 35 मिनट का मैं लेक्चर ले सकूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर चाहते हैं कि नहीं 20 से 25 का ही रहना है तो भी बताइए, आप लोगों के हिसाब से ही चलूंगा। और पीडीएफ जो होगी इसकी कंप्लीट, जब फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, और देखिए लेक्चर वगैरह फेसबुक पे या फिर कहीं पे आप लोग इनको शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे कि दूसरों का भी फायदा हो जाए। अपने अपने पैसे नहीं बचाने हैं, दूसरों के बचा दीजिए, बेचारे को किसी को पता चले कम से कम। क्योंकि मुझे बहुत सारे SMS आते रहते हैं, बोलते हैं सर आप पढ़ा रहे हैं, बताया भी नहीं इस तरीके से, मतलब। तो आप लोग शेयर कीजिए यार, दूसरों तक भी पहुंच सके। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और ट्री को भी शेयर कीजिए, और एक दूसरे की हेल्प कीजिए जितना हो सके। हेल्प करने से कुछ नहीं घटेगा, रिवीजन कीजिए जितना कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।